अब हम उग्रवादी मतलब गर्मपंथी चरण के बारे में जानेंगे, जो कि 1905 से 1915 तक का उनका काल रहा था, जिसे हम अंग्रेज़ी में एक्सट्रीमिस्ट फेज भी कहते हैं। और इनके प्रमुख नेता जो थे वो थे लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल भी कहा जाता है, विपिन चंद्र पाल, जिसे पाल भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बाल मतलब लाल बाल पाल, और अरविंद घोष। ये सारे उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता थे। गर्मपंथियों का क्या मानना था? तो गर्मपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश नियंत्रण में भारत का कुछ भी भला नहीं हो सकता है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की स्वराज्य राष्ट्र आंदोलन का लक्ष्य है। तो उन्होंने स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बताया, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया गया। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जब होता है तो वहाँ पे स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया जाता है। इसकी विचारधारा हम देखेंगे तो शक्ति का मुकाबला शक्ति से हो सकता है। तो उनका ये मानना था कि वो शांतिपूर्वक अपने कार्य नहीं करेंगे, वो शक्ति का जवाब शक्ति से ही देंगे, शक्ति के द्वारा ही मुकाबला करके वो अपना जवाब देंगे अंग्रेज़ी साम्राज्य को। और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कड़ा रवैया अपनाया और उग्र भाषा का प्रयोग किया। जिस तरह हमने उदारवादियों में देखा कि उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ उसका अपोजिट ही है। उग्रवादी लोग जो थे वो उग्र भाषा का ही प्रयोग किया करते थे, लेकिन यह आंदोलन भी अहिंसक था, अर्थात वे अपनी सोच और कार्य पद्धति में उग्र थे। वो अपनी सोच और जो उनकी कार्य पद्धति थी वो उग्र थी, ये ना कि वो अहिंसा कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। उनका वो विचारधारा नहीं थी, बल्कि वो अपने सोच और कार्य पद्धति में उग्र थे। अब हम देखेंगे कार्य पद्धति। तो विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार, जितने भी विदेशी वस्त्र हैं, वस्त्र हैं, उसका बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। विरोध, धरना और प्रदर्शन करके अपनी मांगों को उन्होंने रखना प्रारंभ किया। ठीक है। और जिस तरह उदारवादियों में हमने देखा कि एक प्रार्थना पत्र द्वारा या फिर एक भाषण द्वारा या फिर एक सभा द्वारा वो लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो उग्रवादी लोग थे वो विरोध, धरना, प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रख रहे थे। गर्मपंथी विचारधारा का केंद्र चिंतन था स्वदेशी के जीवन के हर पहलू में स्वदेशी हिमायती थे। तो वो उनका जो महत्वपूर्ण एक था कि वो स्वदेशी की भावना को भी लोगों में उजागर करना चाहते थे। तो दैनिक जीवन में उन्होंने स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करने के लिए कहा। आर्थिक पक्ष में भी उन्होंने स्वदेशी उद्योग धंधे रखने का प्रस्ताव रखा। राजनीतिक पक्ष उनका स्वराज ही था, और धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष में भी उन्होंने गणेश पूजा की शुरुआत की, शिवाजी उत्सव की शुरुआत की 1895 ईस्वी में, ताकि लोगों में स्वराज की भावना जागृत हो और वो लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति के महत्व को जाने। और उन्होंने इस स्वराज्य की भावना को और भी प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने केसरी और मराठा 2 साप्ताहिक पत्रों का संपादन कर युवकों में जोश और देश प्रेम की भावना जगाई। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक 2 साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया और युवकों में जोश और देश प्रेम की भावना उन्होंने जगाई। स्वदेशी की संकल्पना धन के निष्कासन से जुड़ी हुई थी। तो जैसा कि उग्रवादियों का भी मानना था कि धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है वो बहुत ही आलोचनात्मक है, और ये हमें अंग्रेज़ों का जो शोषण, अंग्रेज़ जो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे उसके बारे में भी हमें अवगत कराना चाहते थे लोगों को। धन के निष्कासन को रोकने के लिए उदारवादियों ने 2 उपाय सुझाए थे। तो धन के निष्कासन को रोकने के लिए जो उदारवादी थे उन्होंने भी 2 उपाय सुझाए थे। वो क्या थी? भारत में आधुनिक उद्योगों का तेज़ी से विकास करना और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना
और इन दोनों को मिलाकर स्वदेशी की संकल्पना आई। तो इन दोनों को मिलाकर कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और देशी उद्योगों की स्थापना करनी है, कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी है, ताकि हमारे आर्थिक व्यवस्था जो है वो आगे बढ़े और हमारा धन का जो निष्कासन हो रहा है, जो धन हमारा धन इंग्लैंड जा रहा है, उससे रोका जाए। तो इसका ये दोनों पक्ष को मिलाकर स्वदेशी की संकल्पना सबसे महत्वपूर्ण जो थी, स्वदेशी और स्वराज्य, ये दोनों लक्ष्य थे उग्रवादी आंदोलन के। ये दोनों ही लक्ष्य थे कि वो स्वराज्य चाहते थे और वो स्वदेशी की भावना लोगों में जागृत करना चाहते थे, स्वदेश प्रेम जगाना चाहते थे लोगों में, ताकि लोग अपने देश के प्रति जागृत रहें और अपने देश के लिए कुछ करें। तो ये हमारे उनका विचारधारा थी। अब हम जानें कि उग्रवादियों के उदय के क्या कारण थे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा सकता है कि उग्रवादियों का क्या कारण था कि उनका उदय होता है। तो अब हम उग्रवादियों के उदय के कारण देखेंगे। अब हम देखेंगे कि उग्रवादियों के उदय के कारण क्या थे। तो सबसे पहला था अंग्रेज़ों की शोषण नीति का पर्दाफाश। तो उग्रवादी आंदोलन के प्रारंभ होने का एक कारण अंग्रेज़ों की शोषण नीति का पर्दाफाश होना था, और अंग्रेज़ों की शोषण नीति का पर्दाफाश करने में विभिन्न लेखों और पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसका श्रेय किसे जाता है? दादा भाई नौरोजी को, दिनशा वाचा को, गोपाल कृष्ण गोखले को, आनंद चार्लू एवं मदन मोहन मालवीय आदि को जाता है इसका श्रेय कि उन्होंने अंग्रेज़ जो थे उनकी शोषण नीति का उन्होंने पर्दाफाश किया अपने लेखों द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने हमें धन के निष्कासन के संबंधित का सिद्धांत हमें समझाया, जिसे अंग्रेज़ी में ड्रेन थ्योरी कहते हैं, उसको हमें समझाया कि आखिर भारत का पैसा कैसे इंग्लैंड में जा रहा है। दूसरा कारण था धार्मिक एवं सामाजिक प्रगति। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट तथा बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है। भारत का भूतकाल स्वर्णिम था और इसे दोबारा बनाया जा सकता है। तो ये सारे जितने नेता थे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और भारत का भूतकाल को वो स्वर्णिम मानते थे और आगे भी इसे कायम रखना चाहते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है उसके पश्चात धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उग्र राष्ट्रवाद के लिए ज़मीन तैयार कर दी थी। तीसरा है आर्थिक असंतोष। प्रसिद्ध विद्वान लॉर्ड बेकन का यह कथन था कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। भारत के संदर्भ में अक्षरशः यह सत्य होता है। अंग्रेजी को जो तीव्र आर्थिक शोषण की नीति ने सचमुच भारत में उग्रवाद को जन्म दिया था। शिक्षित भारतीयों को रोजगार से दूर करने की सरकार की नीति ने भी उग्रवादी को बढ़ावा दिया था। जिस तरह शिक्षित भारतीयों को रोजगार से दूर रखा जा रहा था, इसने भी उग्रवादी को बढ़ावा दिया और अंग्रेज़ों की व्यापार नीति भारत को नुकसान पहुंचाने वाली थी। अंग्रेज़ों की जो व्यापार नीति थी वो भारत को नुकसान पहुंचा रही थी और भारतीय वस्त्रकला और उसके व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति। तो ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो 1892 से 1906 तक इंग्लैंड में टोरी दल सत्तारूढ़ रहा था और इस दल की नीति प्रतिक्रियावादी थी और सरकार ने इस अवधि में जो नीतियां अपनाई और जो सुधार किए उनसे भारतीय जनता जो थी वो बहुत ही क्षुब्ध हो जाती है और 1892 के अधिनियम द्वारा जो सुधार किए गए
वे अपर्याप्त और निराशाजनक थे। तो 1892 द्वारा जो एक अधिनियम पारित किया जाता है, राष्ट्रीय परिषद अधिनियम, जब वो पारित किया जाता है तो वो लोगों को अपर्याप्त और निराशा ही देता है। गैर सरकारी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते थे और न विधान परिषदों को कोई उल्लेखनीय अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ये सारे बहुत ही निराशाजनक बात थी और इसके वजह से उग्रवादी का जन्म होता है। अब हम देखेंगे कांग्रेस की मांग की उपेक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के बावजूद कांग्रेस अपनी मांगों को पूरा करवाने में प्रयासरत रही, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के युवा वर्ग का वैधानिक आंदोलन में विश्वास अब नहीं रहा था और लाला लाजपत राय का कहना था कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अंग्रेज़ों को कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। जिस तरह उदारवादी प्रार्थना पत्र देते थे अपनी मांगों को रखने के लिए, तो इधर उग्रवादियों का कहना था कि वो अब गिड़गिड़ाएंगे नहीं। तिलक ने तो यह कहा कि मांगने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। इन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा युवकों को संगठित करने के पक्ष में जोरदार आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। किसने? उग्रवादियों ने। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने भी उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति में अपनी पूर्ण निष्ठा जताई। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे जिन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित किया। अरविंद घोष ने स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, राष्ट्रीयता एक धर्म है और यह ईश्वर की देन है, इन्होंने कहा। और एनी बेसेंट जो थी, जिन्होंने होम रूल की स्थापना की, उन्होंने सारे हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, उन्होंने ये कहा। प्राकृतिक प्रकोप भी उन दोनों बहुत हो रहा था। 1876 से 1900 के मध्य भारत में करीब 18 बार अकाल की चपेट में आ चुका था, जिससे धन जन की काफ़ी हानि हुई और 1897-98 में बम्बई में प्लेग की चपेट में आकर करीब 1,75,000 लोग मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है प्लेग के वजह से। और सरकार ने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उल्टे प्लेग की आंच के बहाने भारतीयों के घरों में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया और जिससे लोग बहुत ही आक्रोशित हो गए। और प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने क्या किया कि प्लेग जो अधिकारी थे रैंड एवं एमहर्स्ट को गोली मार दी। उन्होंने देखा कि सरकार के लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिसके चलते चापेकर बंधु जो थे उन्होंने प्लेग अधिकारी जिसको बनाया गया था रोकथाम के लिए, रैंड और एमहर्स्ट को गोली मार देते हैं और इन घटनाओं ने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। लॉर्ड कर्जन का प्रतिगामी शासन। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की भारतीय युवा मन पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन के 7 वर्ष के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा बहुत से ऐसे प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई गई थी। कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों में से कुछ हैं कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम एवं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन को तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों में से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो बंगाल विभाजन ही था, जिसने भारत में उग्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारा उग्रवादी आंदोलन के उग्रवादी के उदय के कारण क्या थे वो हम लोगों ने आज जान लिया। और ये हमारा कांग्रेस और
गर्मपंथी नरमपंथी का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तभी मुझे पता चलेगा आपके व्यूज़ कैसे हैं। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू।